तो दोस्तों राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2024 यानी प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट 2024 के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको पीटीटी एग्जाम 2024 के बारे में टोटल जानकारी या टोटल नियमों के बारे में बताने वाला हूं। इसके साथ साथ आवेदन प्रोसेस, आवेदन डेट, एग्जाम डेट, पेपर पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगा। इसलिए जो वीडियो है उन साथियों के लिए खास होने वाली है जो इस बार पीटीटी के एग्जाम देने जा रहे हैं। पीटीटी का एग्जाम फॉर्म भरने से पहले इन नियमों को आपको जरूर जान लेना चाहिए, अन्यथा लास्ट ईयर की तरह जिन कैंडिडेट के सामने समस्या आई थी शायद वो समस्या आपके सामने भी आ सकती है। इस वीडियो में मैं आपको पीटीटी एग्जाम को लेके आपके जो भी सवाल हैं लगभग सवालों को क्लियर करने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अपने राजस्थान में टीचर बनने के लिए बीएड कंपलसरी है और बीएड के लिए आपको पीटीटी की एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है और जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपकी बीएड कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद कहीं जाके आप टीचर बनते हो। तो इस बार यहां पे पीटीटी एग्जाम 2024 को लेके एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया और बदलाव किया गया है यूनिवर्सिटी को लेके। देखिए इस बार पीटीटी एग्जाम 2024 का जो पूरा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का भार सौंपा गया है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी को। इससे पहले जो जनजाति यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा थी उसको सौंपा गया था और इससे पहले यहां पे जो डूंगरगढ़ यूनिवर्सिटी थी उसको सौंपा गया था। अब इसका मतलब ये है कि इस बार यहां पे पीटीटी की जो आवेदन प्रोसेस है, इसके साथ साथ रिजल्ट है, इसके साथ साथ काउंसलिंग है, कॉलेज का आवंटन है, एग्जाम की प्रोसेस है, एग्जाम की व्यवस्था है, ये सारा का सारा काम है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है वो करने वाली है। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए अब पीटीटी एग्जाम 2024 के नियमों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, ये जो बीएड होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है 2 वर्षीय बीएड, एक होती है यहां पे 4 वर्षीय बीएड। अब यहां पे जो 2 वर्षीय बीएड है उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने यहां पे अपनी कॉलेज को कंप्लीट कर लिया है, स्नातक या अंडर ग्रेजुएट है वो कंप्लीट कर लिया है, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है। और इसके अलावा यहां पे जो 4 वर्षीय बीएड उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने कक्षा 12वीं पास कर ली है या फिर इस बार कक्षा 12वीं की एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर एग्जाम है वो दे चुके। अब यहां पे देखिए 4 वर्षीय बीएड के अंदर है यहां पे कैंडिडेट को 1 साल का फायदा होता है। कैसे? यहां पे देखिए 3 साल की कॉलेज होती है और 1 साल की बीएड होती है। अन्यथा यहां पे जिन्होंने कॉलेज कंप्लीट कर ली है उनको यहां पे 5 साल है वो रखता है। अब दोस्तों यहां पे दोनों ही जो बीएड प्रोसेस है यानी 2 वर्षीय और 4 वर्षीय हैं, इनके जो नियम है लगभग एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा फर्क है इनके सब्जेक्ट को लेके। जहां जहां पे थोड़ा अंतर आएगा वहां पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब यहां पे सबसे पहला और सबसे बड़ा रूल देखिए, आप पीटीटी के एग्जाम तो दे सकते हो, यदि आप निर्धारित क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते हो तो आप बीएड वो नहीं कर सकते। तो यहां पे आप चाहे 2 वर्षीय बीएड के लिए आवेदन कर रहे हो या फिर 4 वर्ष के बीएड के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपके कक्षा 12वीं या फिर कॉलेज के अंदर कम से कम 50% नंबर होना अनिवार्य है। और ये जो 50% नंबर हैं जनरल कैटेगरी के लिए है और इसके साथ साथ जो क्रिमिनल ओबीसी कैटेगरी के हैं उन कैंडिडेट के लिए। बाकी जो अदर कैटेगरी हैं जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, कोई विधवा है, कोई विकलांग कैंडिडेट है, इनके लिए यहां पे 45% होना अनिवार्य है। अब यहां पे आपको एक खास बात को ध्यान रखना है, यहां पे जो 2 वर्षीय बीएड करने जा रहे हैं, यदि आपके कॉलेज के अंदर यानी स्नातक में आपके 50 या 45% नहीं है लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिए और उसके अंदर आपके 50 या फिर 45% हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो। और यहां पर आपको एक खास बात ध्यान रखना है, देखिए ये जो 45% या 50% का क्राइटेरिया है, ये जब आप यहां पे आप पीटीटी की एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, जब आपके दस्तावेज का वेरिफिकेशन चलता है, उससे पहले है आपकी जो क्वालिफिकेशन वो कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस बार ही एग्जाम में बैठे हैं या लास्ट सेशन
डिवीजन में बैठे हैं या फिलहाल कक्षा 12वीं की एग्जाम में बैठे हैं, तो उनका तो रिजल्ट अभी नहीं है, अभी फिलहाल वो अपीयरिंग में। लेकिन जब आप पास कर लोगे, यदि क्राइटेरिया कम हो जाएगा, तो आप है बीएड से वो बाहर हो जाओगे या फिर पीटीटी की एग्जाम से वो बाहर हो जाओगे। अब यहां पे देखिए, जो 2 वर्षीय बीएड कर रहे हैं उनके लिए खास जानकारी बताना चाहूंगा। देखिए यहां पे जो स्नातक लेवल है या फिर जो स्नातकोत्तर है, मैंने आपको बताया कि यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है और उसके अंदर आपके 50 और 45% है, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। लेकिन यहां पे देखिए, जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो आपके स्नातक यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के आधार पर होने वाला, यानी आपने जो स्नातक के अंदर सब्जेक्ट लिए हैं उसी के अनुसार है आपको यहां पे है बीएड के अंदर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो जब भी आप पीटीटी का ये फॉर्म भरो, तो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार है कॉम्बिनेशन है वो जरूर करना। ऐसा नहीं कि मान लेते हैं कि बीए के अंदर फॉर एग्जांपल आपने यहां पे बायोलॉजी या मैथ ले रखा है और आप आर्ट से जियोग्राफी ले रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे देखिए, जो कैंडिडेट 4 वर्षीय बीएड कर रहे हैं कक्षा 12वीं के अंदर, यदि वो साइंस लेना चाहते हैं तो यहां पे देखिए कक्षा 12वीं के अंदर संबंधित संकाय आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास कक्षा 12वीं में आर्ट्स है तो आप आर्ट्स के ही सब्जेक्ट ले सकते हैं, यदि साइंस या फिर कॉमर्स है तो आप साइंस और कॉमर्स के सब्जेक्ट ही ले सकते हैं। यहां पे सब्जेक्ट है वो आप बदल नहीं सकते। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके हमारा अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जरूर देखिएगा और पहले उसे समझिएगा और समझने के बाद ही आपको यह आवेदन करना। अब यहां पे जो 2 वर्षीय बीएड करने जा रहे हैं उनको भी एक खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए क्या होता है कि जब हमारी फाइनल मार्कशीट आती है तीनों ईयर की, तो इस मार्कशीट के अंदर हमारे फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के और थर्ड ईयर के अंक होते हैं। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि किसी के फर्स्ट ईयर के नंबर नहीं आ रहे हैं फाइनल ईयर के अंदर और किसी के सेकंड ईयर के नहीं आ रहे। हो सकता है कि उनकी जो एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं हो, कोई सप्लीमेंट्री आ गई हो, कुछ ऐसा मैटर रहा होगा। तो यहां पे यदि फाइनल ईयर की मार्कशीट के अंदर है आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के नंबर नहीं है, तो आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं हो। और जो अभी अपीयरिंग में है, क्योंकि फाइनल का तो रिजल्ट अभी आया नहीं है, कुछ समय और लगेगा, तो ऐसे कंडीशन के अंदर सेकंड ईयर की मार्कशीट के अंदर है आपके फर्स्ट ईयर के अंक होना जरूरी है, प्रिंटेड होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो आप ये आवेदन तो भर सकते हो, लेकिन बाद में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हर साल की तरह बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्जाम तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन बाद में है इस तरह की ये समस्या आती है तो वो बीएड से वो बाहर हो जाते हैं। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो कॉमर्स वाले कैंडिडेट हैं तो बीएड के अंदर है यहाँ पे जो अर्थशास्त्र अपना सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स है, वो नहीं ले सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब अपन सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं या उनका कॉम्बिनेशन बैठाते हैं तो यहाँ पे अपने स्नातक लेवल के सब्जेक्ट के आधार पर होता है। तो जो भी आप सब्जेक्ट लेने जा रहे हो बीएड के अंदर, तो कम से कम 2 वर्ष जो सब्जेक्ट है आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। वो फर्स्ट ईयर में हो सकता है, वो सेकंड ईयर में हो सकता है, या फिर सेकंड ईयर या फाइनल में हो सकता है। इसके अलावा जो यहाँ पे 4 वर्षीय बीएड करने जा रहे हैं तो उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्योंकि उनका जो सिलेक्शन होता है वो कक्षा 12वीं के सब्जेक्ट के आधार पर होता है, बशर्ते आपका संकाय एक जैसा हो। तो इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे जो बीबीए है, बीसीए है, बीटेक है, बीएससी है, बायोटेक्नोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान है, प्राण विज्ञान वाले हैं, तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं वो बीएड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहां पे जो सब्जेक्ट आप बीएड में लेने जा रहे हो, कम से कम स्नातक के अंदर 2 वर्ष है उसकी आपको पढ़ाई करना अनिवार्य है। अगर 2 वर्ष आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप बीएड नहीं कर सकते। तो यहां पे ये जो बीबीए है, बीसी है, इसके अंदर इस प्रकार का सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो नहीं होता है। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए कुछ रिजर्वेशन की भी व्यवस्था है पीटीटी के द्वारा की गई। अलग अलग जो कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी है, तो आरक्षण दिया गया है। तो एक बार मैं यहां पे आपको जो आरक्षण है वो बता देता हूं कि किस कैटेगरी के लिए कितना आरक्षण यहां पे दिया गया है। तो यहां पे जो अनुसूचित जाति है उनके लिए 16% रखा गया है, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए यहां पे 12% है, ओबीसी के लिए यहां पे 21% है, एमबीसी के लिए यहां पे 5% है। ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिए जो विधवाएं महिलाएं हैं, कोई विकलांग कैटेगरी के हैं, तो विकलांग कैटेगरी के लिए यहां पे 5% वो रखा गया है। इसके अलावा कोई ऐसा कैंडिडेट है जो रक्षा सेवा के अंदर या पूर्व रक्षा सेवा में रहा है, जैसे फौजी वगैरह है और शहीद हो गए हैं, उन पे वो आश्रित हैं, तो यहां पे उनके लिए 5% का आरक्षण रखा गया है।
और इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पे 10% का आरक्षण वो रखा गया। अब यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए एक बार तो आप आवेदन भर दोगे, लेकिन जिस समय आपके एग्जाम में क्वालिफाई कर लोगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवाओगे, यानी बीएड में फाइनल आपका एडमिशन होगा, उस समय आपको संबंधित ये आरक्षण लेने के लिए आपके पास दस्तावेज होने जरूरी है। मात्र ऑनलाइन भरने से है आपका यहाँ पे है सिलेक्शन नहीं होने वाला है, इस बात को भी आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, जैसे हरियाणा है, यूपी है, पंजाब है, यदि वो राजस्थान में बीएड कर रहे हैं तो वो सारे के सारे जो कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी में शामिल होंगे, इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए अब आवेदन प्रोसेस की बात करते हैं। तो देखिए आवेदन जो ऑनलाइन है वो भरे जाएंगे और आवेदन भरने की जो डेट है यहाँ पे 6 से लेके 31 मार्च तक है, यानी लास्ट डेट है अभी तक 31 मार्च 2024 है। इससे पहले पहले आपको आवेदन भरना है। हो सकता है कि शायद बाद में डेट बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए, और मेरे ख्याल से डेट बढ़ने के बहुत ही कम चांस हैं, क्योंकि अभी देखिए लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता भी लगने वाली है, तो यहाँ पे पीटीटी चाहेगा कि जल्दी से जल्दी ये कार्यक्रम को वो कंप्लीट किया जाए। तो लास्ट डेट को ध्यान में रखते हुए आप अपना आवेदन फॉर्म है वो भर लीजिएगा। और जो आवेदन फॉर्म है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस बार यूनिवर्सिटी वो चेंज हो गई है, तो यहाँ पे देखिए जो pttvmou2024.com की इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट के जरिए ही आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है। मेरे देखने में ऐसा है कि बहुत सारे ऐसी फेक वेबसाइट है वो बनी रहती हैं, देखने में हूबहू लगती है कि वाकई में ये ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन वाकई में वो है नहीं। तो ऑफिशियल वेबसाइट का वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको आवेदन भरना है, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। कई बार ऐसा फ्रॉड हो चुका है, तो फॉर सिक्योरिटी रीजन के लिए आपको है वेरिफिकेशन करना जरूरी है। और इसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके लिए भी हमारी अलग से वीडियो, हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान कामना, उस पर आपको मिल जाएगा। संबंधित वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। यहां पर देखिए आवेदन प्रोसेस बताने में काफी टाइम लगता है या वीडियो काफी लंबी हो जाती है, तो उस वीडियो की आप जरूर मदद लीजिएगा। यहां पे अपन केवल नियमों की वो बात करें। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पे देखिए कुछ दस्तावेज की बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। दोस्तों देखिए जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरोगे तो उस समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने और कुछ बाद में अपलोड करने पड़ेंगे। जब काउंसलिंग में आप भाग लेते हो और फिर कॉलेज के लिए आवेदन करते हो तो उस समय आपको अपलोड करने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति में आपके यहां पे एक तो फोटो, एक आपका सिग्नेचर, एक आपका जो लेफ्ट थंब है, ये आपको आवश्यकता होगी जो ऑनलाइन के समय आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने को लेके खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। यहां पे देखिए टोटल जो इंफॉर्मेशन है वो कैंडिडेट की होगी और यहां पर आपकी जो बैंक डिटेल है वो भी मांगी जाएगी। तो ऐसे में जो बैंक अकाउंट है वो केवल और केवल कैंडिडेट के नाम से होना चाहिए। माता पिता है, भाई बहन है, रिश्तेदार है, इसके नाम से नहीं चलेगा। इसलिए यदि आपने अपना बैंक अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया है तो आप जरूर खुलवा लीजिएगा, क्योंकि जब मान लेते हैं कि कल को आपके बीएड के अंदर नंबर नहीं आया, आपने काउंसलिंग के तौर पे 5,000 रुपए की राशि आपने जमा करवा दी, फिर नंबर नहीं आता है, तो आपको ये पैसा वापस रिफंड होता है और रिफंड उसी बैंक अकाउंट में होगा जो कैंडिडेट के नाम में होगा। तो ध्यान रखना इस बात का, आपके नाम से आप अपना बैंक अकाउंट वो जरूर ओपन करवा लीजिएगा। इसके अलावा कुछ और दस्तावेज हैं यहां पे देखिए। एक तो आपकी जो एबीसी आईडी है वो आप जरूर बना लीजिएगा। अगर इस बारे में आप नहीं जानते हैं तो इसके लिए भी हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आराम से देखिएगा, बनाएगा, फिर उसे तैयार रखिएगा। यह बड़ा मामला हुआ इस बार, क्योंकि परिवर्तन हुआ अपनी जो एनईपी 2020 है यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अनुसार सभी जो कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, उनको एबीसी आईडी बनाना कंपलसरी है। इसके बगैर आप आगे जब भी कॉलेज की एग्जाम दोगे या बीएड की एग्जाम दोगे तो आपके मार्क्स वो ऐड नहीं होंगे, तो एबीसी आईडी आप बना लीजिएगा। ठीक है। इसके साथ यहां पे एक आपकी कक्षा 10वीं 12वीं की मार्कशीट है और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप 2 वर्षीय बीएड कर रहे हो तो यहाँ पे कॉलेज की जो मार्कशीट है अंतिम वर्ष की वो आपको आवश्यकता होगी। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट जमा कराओगे उस समय आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल की होगी। ठीक है। अभी ये ऑनलाइन नहीं, आपको अपलोड करना, बाद में अपलोड करना पड़ेगा, तब तक है आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे एक आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जिस भी कैटेगरी के हो, अगर आप आरक्षण लेना चाहते हो, रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। ओबीसी है, एसटी वगैरह वगैरह। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हो और ऑनलाइन
ऑनलाइन फॉर्म में आपने ओबीसी फिल कर दिया और बाद में डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के समय कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो भैया आप है इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाओगे। इस बात को भी आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी हैं, जैसे यहाँ पे कोई तलाकशुदा महिला है, कोई यहाँ पे सेना पे आश्रित है, कोई विकलांग है, तो उनका भी सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। और इसके साथ साथ आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसकी भी आपको आवश्यकता है वो पड़ने वाली है, यदि आपने इनकम है वो कम दिखाई है तो 2.5 लाख से। ठीक है, चलिए ये तो कुछ दस्तावेज है जिनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है और आपको समय रहते हैं वो तैयार करना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि एग्जाम कैसा होगा। तो यहाँ पे देखिए जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होने वाला है। OMR सीट के अंदर एग्जाम आपका होगा। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे और प्रत्येक जो सही ऑप्शन है उस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। OMR सीट के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब यहाँ पे यदि पेपर की बात करें तो यहाँ पे देखिए टोटल जो पूर्णांक होगा पेपर का वो 600 नंबर का होगा और यहाँ पे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 200 क्वेश्चन आने वाले। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक एक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा और यहाँ पे जो आपको समय मिलेगा वो 3 घंटे का वो समय मिलेगा। अब ये जो पेपर है उसके 4 पार्ट होंगे। 4 पार्ट कौन कौन से होंगे? पहला जो पार्ट होगा वो होगा मेंटल एबिलिटी का, जिसके यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड का, इसके भी यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा यहाँ पे तीसरा जो पार्ट होगा वो जीके का होगा, करंट जीके होगा। तो जीके और करंट जीके के अंदर एक तो अपनी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीके है, करंट है, वो आने वाली है। इसके साथ अपने भारत के यहाँ पे इतिहास है, सांस्कृतिक है, अपने जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी यहाँ पे आने वाले हैं। राजस्थान का जीके है वो भी यहाँ पे आने वाला है और जो महान व्यक्तित्व है वो भी यहाँ पे आने वाले। इसके अलावा यहाँ पे जो चौथा पार्ट होगा वो होगा भाषा का, और भाषा होगी अंग्रेजी या हिंदी, दोनों में से एक का आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। इसके भी यहाँ पे 50 क्वेश्चन आने वाले। तो कहने का मतलब ये है कि कुल यहाँ पे 200 क्वेश्चन होगा। लेकिन यहाँ पे खास जानकारी देना चाहूंगा, जो पार्ट नंबर 2 है यहाँ पे टीचिंग और एटीट्यूड है, इसके देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वैसे तो 3 नंबर का होगा, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे यदि एक ऑप्शन आप गलत टिक करते हो तो यहाँ पे 0 नंबर आएगा। अगर थोड़ा सा वो सही है तो 1 नंबर आएगा, उससे ज्यादा सही है तो 2 नंबर आएगा, और उससे ज्यादा सही है तो आपको 3 नंबर वो मिलेंगे। यहां पे देखिए नेगेटिव मार्किंग का कोई मामला नहीं है, आप कैसे भी गलत सलत है वो आंसर दे सकते हो, नेगेटिव यहां पे मार्किंग नहीं होने वाली। तो इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो देखिए ये तो एग्जाम का पैटर्न है और सिलेबस के बारे में अलग से भी वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाला हूं, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, यहां पे मान लेते हैं कि आपने एग्जाम भी देती, फिर सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए सिलेक्शन होगा आपने जो पीटीटी के अंदर जो भी अंक प्राप्त किए हैं उसके आधार पर, जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं क्राइटेरिया के हिसाब से है, आपको मिल जाएगा। और यहां पे देखिए अपने राजस्थान के अंदर जो अदर स्टेट है उनको यहां पे 5% आरक्षण दिया गया है, यानी 5% सीटों के ऊपर है अदर स्टेट से जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन होगा। बाकी 95% कैंडिडेट का राजस्थान वालों का यहां पे सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए मान लेते हैं कि आपने यहां पे एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, तो देखिए कई बार क्या होता है 2-3 लिस्ट आती है यहां पे काउंसलिंग को लेके, ठीक है ना। तो पहली, दूसरी, तीसरी कितनी भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है सीटों पे। यदि पहली लिस्ट जारी की जाती है और बहुत ज्यादा सीटें खाली रहती हैं बीएड कॉलेज की, तो बाद में सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी, उसके बाद खाली रह जाती है तो फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, इस प्रकार से। तो यहां पे उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए आवेदन करना होगा और काउंसलिंग के रूप में आपको 5,000 रुपए की राशि है वो ऑनलाइन जमा करवानी पड़ेगी, ठीक है। सभी कैंडिडेट को जमा करवानी पड़ेगी। यहां पे तो एकदम ही फेल हो जाते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन क्राइटेरिया के अंदर आ जाते हैं। लेकिन काउंसलिंग का 5,000 रुपए जमा कराने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि आपको जो बीएड कॉलेज है वो मिल जाएगी, क्योंकि फिर भी डिपेंड करता है यहां पे सीटों के ऊपर, ठीक है। इसके बाद मान लेते हैं कि आपको यहां पे कॉलेज आवंटित हो गई, आपने जो भी कॉलेज चॉइस भरी है, उसके बाद आपको 22,000 रुपए की राशि जमा करवानी पड़ेगी। तो ये 5,000 और 22,000 की राशि यानी लगभग 27,000 की जो राशि आपको ऑनलाइन ही जमा करवानी पड़ेगी। अब मान लेते हैं दोस्तों आपने 5,000 रुपए की राशि जमा करवा दी, उसके बाद आपको कोई भी बीएड कॉलेज नहीं मिली, तो ये 5,000 रुपए की राशि है 200 रुपए काट के आपको वापस है वो रिफंड कर दी जाएगी। और ये रिफंड की प्रोसेस है बहुत बाद में चलती है, जब बीएड का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये प्रोसेस चलती है। आपने 5,000 रुपए
रुपए की राशि भी जमा करवा दी, उसके बाद आपने 22,000 रुपए की राशि भी जमा करवा दी, बाद में आपका मूड बन गया नहीं यार इस कॉलेज के अंदर तो मैं एडमिशन नहीं लूंगा, तो बाद में भी आपकी 27,000 रुपए की राशि है 600 रुपए काट के वापस आपको लौटा दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखना ये तभी आपको लौटाई जाएगी जब आपको कॉलेज मिल गई है और कॉलेज में आप व्यक्ति के जाके अपना एडमिशन वेरीफाई नहीं करवाया। यदि आप एडमिशन वेरीफाई करवा देते हो उसके बाद आपको कोई भी राशि वो नहीं दी जाएगी। इसके बाद देखिए कई बार ऐसा होता है कि एक बार कॉलेज मिल जाती है, फिर आप ये चाहते हो कि नहीं यार इस कॉलेज में है मैं आवेदन नहीं करना चाहता या फिर बीएड नहीं करना चाहता, मेरा मानस बदल गया, मैं किसी दूसरी बीएड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं। तो यहां पे देखिए आपको कॉलेज चेंज करने के लिए आपको मौका दिया जाता है, उसका भी एक निश्चित टाइम होता है और उसके बाद यहां पे है आपको वो नई कॉलेज मिल जाती है। लेकिन शर्त इतनी है कि यहां पे देखिए जब आप कॉलेज चॉइस भरते हो तो कॉलेज चॉइस के अंदर आपने जितनी भी कॉलेज भरी हैं उन्हीं में से है आपको कॉलेज चेंज का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल फ्रेश कॉलेज आपने फिल कर दी, ऐसा नहीं है। हाँ, बाद में पीटीटी पे डिपेंड करता है कि शायद वो आपको फ्रेश कॉलेज के लिए भी है आवेदन मांग सकता है, लेकिन शुरुआत के अंदर है इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है। बाद में पीटीटी हर साल इसका मौका भी है वो देती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए मान लेते हैं कि जब आपने कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया और फिर आपका यहां पे मानस बन जाता है कि नहीं यार मैं तो अब बीएड नहीं करूंगा, तो भैया भूल के भी ऐसी गलती मत करना, जैसे तैसे हो आप बीएड कर लेना, क्योंकि बाद में आपको पैसा वो रिफंड नहीं होने वाला। इसके अलावा जब भी देखिए जब आप जो पीटीटी एग्जाम को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते हो और जब यहां पे कॉलेज चॉइस भरते हो, कॉलेज चॉइस के अंदर यहां पे देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ऑल ओवर राजस्थान। यानी आपने जो 10 फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 10 कॉलेज की चॉइस भरी है, उसके अंदर यदि आपका नंबर नहीं आता तो राजस्थान में कहीं पर भी बीएड के अंदर कोई सीट खाली है तो क्या उसमें आप बीएड करना चाहते हैं, तो यदि आप यस करते हो तो यहां पे देखिए आपको पता नहीं कहां वो भेज देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने आसपास की जो कॉलेज हैं उनकी चॉइस आपको करनी चाहिए। 2-4 कॉलेज के अंदर आपको चॉइस नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपके सामने समस्या आ सकती है, क्योंकि बाद में पता नहीं कहां ये टेक देते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और जब यहां पे फाइनली आपको कॉलेज मिल जाती है, फिर यहां पे व्यक्तिगत जाके है आपको डॉक्यूमेंट भी जमा कराने पड़ते हैं। इससे पहले आपको उसका वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है और 22,000 रुपए की राशि वो भी आपको जमा करानी पड़ती है। फिर आगे की जो प्रोसेस है संबंधित कॉलेज की वो बच जाती है। तो देखिए फिलहाल की स्थिति के अंदर तो बीएड की एक सामान्य सी प्रोसेस ये है, आशा रखता हूं कि शायद अब आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि आपका और कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।